तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानते हैं जो कि क्लास 10th का जो कि 15 फरवरी से एग्जाम्स स्टार्ट है दोस्तों। तो उस एग्जाम्स के लिए जो कि बोर्ड का एग्जाम है 15 फरवरी से दोस्तों, तो उसके लिए जो कि हमने लगभग 80 क्वेश्चन जो कि साइंस से कैलकुलेट करके हमने इसमें मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया है दोस्तों। इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को टोटल 80 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों, जो कि एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, जो कि 99.9% आपको पूछने का संभावना है, जो कि 15 फरवरी से 10th का एग्जाम है दोस्तों उसमें। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो कि पहला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें जो कि आपका स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि अभी जो हम बता रहे हैं वीडियो में दोस्तों, जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आप जैसे कि एक ही बार में जो कि क्वेश्चन को एक तरह से अपने माइंड में बैठाने का कोशिश कीजिएगा, एक ही बार में आपके दिमाग में कैप्चर कर लीजिएगा जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाद में दोबारा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, जो कि अच्छी तरह से आपको समय कम है, इसलिए आप जो कि अपने माइंड को मेकअप कीजिए और क्लियर कीजिए, एक बार में समझने का कोशिश कीजिए। तो चलिए हम समझते हैं, जैसे कि हम जो क्वेश्चंस लाएंगे, जो कि बारी बारी से क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पर, तो उसे आप आराम से फॉलो कीजिए क्वेश्चंस को और याद कीजिए, जो कि ऑप्शंस रहेंगे और आंसर्स रहेंगे, सभी रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, जिसमें पहला ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पहला का प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें की है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो आंसर में है इसका है ए होगा इसका आंसर, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, इसका दूसरा का आंसर हो गया ए। तो चलिए आगे समझते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। तो तीसरा नंबर में है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो निम्नलिखित में यहाँ पे लेंस दिया गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, बाइफोकल लेंस। यहाँ पे इसका सटीक आंसर है अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आगे समझिए, जैसे कि अगला है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो यहाँ पर जो दिया गया आंसर, इसमें कि लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। तो चलिए हम चौथा नंबर कंप्लीट कर लिए और आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, दृष्टिपटल, यानी कि दृष्टिपटल को हम रेटिना के नाम से जानते हैं। तो इसका 5 का आंसर हो गया डी। तो चलिए हम आगे समझते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो छठा में है किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होगा, तो किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। तो चलिए हम आगे समझते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस आता होगा, आंसर्स भी आते होंगे, ऑप्शंस भी आते होंगे दोस्तों, माइंड में बैठाते चलिएगा, क्योंकि एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे चलिए हम आगे समझते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और यहाँ पे मात्रक विहीन दिया गया है। तो जो लेंस का जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी कि वो मात्रक विहीन होता है। तो चलिए ऑप्शन डी हो गया 7 का सही। और अगला है 8, यानी कि तारों का टिमटिमाना, तो प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के, जो कि एक तरह से ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। तो चलिए हम 9वां नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है डी, यानी कि ऑप्शन 9वां का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। तो चलिए हम आगे समझते हैं, 10वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक है दोस्तों, वो हो गया वाट, वो ऑप्शन ए हो गया, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होगा वाट, जो कि ऑप्शन ए होगा सही। तो चलिए हम आगे समझते हैं, जैसे कि अगला है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि आमीटर का हम उपयोग करते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का हम उपयोग करते हैं, यानी कि 11 का आंसर हो गया सी। तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है इसमें, 12वां नंबर है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन में दिया गया है कि प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का सही, जिसमें कि प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। तो चलिए हम 13वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट है वो जो कि एक तरह से चुंबकीय पदार्थ हैं, लेकिन पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा।
तो चलिए हम आगे समझते हैं कि 14 के बारे में समझते हैं कि 14 में है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी कि विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है सभी बिंदुओं पर बराबर होता है, समान होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो किया दोस्तों ओडट, यहाँ पे ओटट लिखा हुआ है। तो ओटट जो कि यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो गलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें होगा ओरेस्टेड होगा, ओरेस्टेड इसका जो नाम होगा ऑप्शन ए होगा जिसमें ओटट दिया गया, लेकिन जो सही नाम है ओरेस्टेड है। दोस्तों चलिए आगे समझते हैं, आंसर ए हो गया 15 का। तो 16 नंबर समझते हैं। तो 16 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन है। तो ऑप्शन में है हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और गंधक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में समझते हैं कि तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज जो है दोस्तों, तैलीय कागज यानी कि पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 17 का हो जाएगा सी, यानी कि प्रभाषक। तो चलिए आगे समझते हैं दोस्तों दिमाग में बैठाते चलिए हर एक क्वेश्चन को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम आगे 18 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है लगभग। तो यहाँ पे ऑप्शन है परावर्तन, वायुमंडलीय वर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय वर्तन, प्रकीर्णन दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, जैसे कि वायुमंडलीय वर्तन के कारण होता है ऐसा। तो चलिए 19 नंबर समझते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो कि ये प्रकाश का जो चाल होता है जो अलग अलग माध्यम में इसका अलग अलग चाल होता है। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी समान होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो लगभग समान होते हैं। तो आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो अगला है इसमें 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो विद्युत का जो अच्छा चालक है दोस्तों लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चांदी। विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है। और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कार्बन का बना होता है। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान कैलोरी में कितना होता है। तो 1 जूल का जो मान होता है कैलोरी में वो 0.24 होता है, 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल के बराबर। तो चलिए हम आगे समझते हैं। तो 25वां नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25वां हो जाएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि डी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियोस्टेट जो है दोस्तों एक तरह से धारा अवरोधक है, यानी कि धारा को नियंत्रण करने का काम करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी को एक तरह से नियंत्रण करता है, एक तरह से बताता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो 27 नंबर में दिया गया है कि विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम होता है। तो अगला है 28 नंबर क्वेश्चन है कि Na4SO4, यानी कि Na4 जो यहाँ पे है Na4 नहीं होगा Na2SO4 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है दोस्तों ए हो गया, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है जैसे कि अभिकारकों के बीच जो आयन होते हैं उसका आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान ही द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं Na2SO4, तो यहाँ पे है कि SO4 जो है दोस्तों SO4 पर -2 चार्ज होते हैं, और यहाँ पे Cl है तो Cl पर -1 चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे जो SO4 है वो Na के साथ है और Cl जो है Ba के साथ है, लेकिन इधर जब आकर हो गया SO4 Ba के साथ हो गया और Cl जो हो गया Na के साथ हो गया। तो यहाँ पे समझ सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जो SO4 और Cl2 का जो आयन है जो कि एक तरह से जो बदला आदान प्रदान हुआ, यहाँ पे जो तत्व है जो तत्व का बदलाव हुआ, और साथ ही साथ जो कि यहाँ पे
आयनों का किस तरह से एक तरह से आदान प्रदान हुआ, देख सकते हैं। तो इसी के लिए 28 का आंसर हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, आंसर बी हो गया इसका सही आंसर। तो चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा के जल के पीएच मान होना चाहिए 5.6 से कम होना चाहिए। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा सही 29 का। तो चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन समझते हैं आगे, जिसमें है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। यहाँ पे जो NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम है दोस्तों वो होगा बेकिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 30 का। तो यहाँ पे अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार, अपच क्या होता है? तो अपच जैसे होता है पेट के ऊपरी भाग में दर्द, बेचैनी, इस तरह का जो होता है उसे अपच बोलते हैं। तो अपच को एक तरह से जो अपच के इलाज के लिए, उपचार के लिए जो औषधि का प्रयोग होता है वो है एंटासिड, यानी कि 31 का सी हो जाएगा, एंटासिड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो 32 में है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 32 का ए, यानी कि मिथेनोइक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। तो चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर ए यानी टमाटर में पाया जाता है। तो चलिए हमें दोस्तों एक दिमाग में बैठाते जाइएगा हर एक क्वेश्चंस को, हर एक आंसर्स को। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं जैसे कि 34 नंबर में स्प्रिंटिंग है दोस्तों, 35वां नंबर समझते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे तो आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो होते हैं तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया 35 का आंसर, यहाँ पे बी हो गया। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि 36 का जो आंसर है दोस्तों, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है सी, यानी कि 3 आबंध होते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, इसमें क्या है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों उसकी संख्या होती है 4 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन चलिए समझते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि जंग रोधी स्टील क्या है? तो जंग रोधी स्टील जो है दोस्तों वो एक तरह से मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो 39 हो गया कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में कहलाते हैं सजातीय श्रेणी, यानी कि 39 का बी आंसर हो गया दोस्तों, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो यहाँ पे अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? दोस्तों इससे पहले आप देखे होंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें था कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म जो है दोस्तों वो किसके आवर्त फलन होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु द्रव्यमानों के। इन्हें ऑप्शन हो जाएगा 40 का बी हो जाएगा इसका आंसर सही, परमाणु द्रव्यमान। और 41 नंबर समझते हैं दोस्तों, जैसे कि 41 में है कि यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो समूह कहलाते हैं, यानी कि बी यानी समूह यानी ग्रुप। तो चलिए आगे समझते 42 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो अम्ल राज्य के सांद्र HCl, यहाँ पे जो मिसप्रिंटिंग है एवं को लिख दिया है पहले, यहाँ पे अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 3:1, यानी कि जो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसमें कौन है जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमोनिया है, यानी NH3। तो चलिए अब 43 का ऑप्शन हो गया सी। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOH का होल 2। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों Ca नहीं लिखकर CO दे दिया है, तो यहाँ पे Ca होगा, CaOH का होल 2 होगा, यानी कि 44 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम 45 नंबर समझते हैं। 45 में कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया NaCl। तो NaCl भस्म नहीं है, NaCl क्या है? लवण है। तो 46 नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो 46 में कि जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क क्या है? तो यहाँ पे नाम से भी जान सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिंक ब्लेड। तो जिंक ब्लेड इसका जस्ता का अयस्क हो गया। तो अगला है 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकन है क्या? तो सिलिकन जो है दोस्तों, सिलिकन एक तरह से ए है, उपधातु है। सिलिकन क्या है? तो उपधातु, यानी कि 47 का ऑप्शन हो गया सी सही। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, माइंड में जल्दी इसको
और कवरेज करके चलिएगा। चलिए हम आगे समझते हैं 48 नंबर, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में जो है दोस्तों नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। 49 क्या है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है दोस्तों वो है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी के डंक में होता है। 50 नंबर समझते हैं यहाँ पे जो 50 में है कि सोना की परमाणु संख्या, सोना की जो परमाणु संख्या दोस्तों वो है 79। तो आंसर इसका 50 का सी हो गया सही 79। तो चलिए हम 51 नंबर समझते हैं कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे है अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, शोषण और भोजन का पचना जो कि ऑक्सीकरण क्रिया है, लेकिन अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि सिरका 53 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। तो इनमें जो तीनों हैं इनमें सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 का जो हो जाएगा ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन तीनों जो कि कार्बन के अपरूप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ग्रेफाइट, हीरा तो आप एक तरह से प्रचलित नाम है तो आप जानते होंगे, लेकिन फ्लोरीन जो है दोस्तों, फ्लोरीन के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि फ्लोरीन और फ्लोरीन में अंतर है। फ्लोरीन जो अलग है, फ्लोरीन जो एक तरह से अलग एलिमेंट है, और फ्लोरीन जो है एक तरह से जिसमें C60 का एक तरह से समान फॉर्मूला होता है फ्लोरीन का, जो कि कार्बन का एक तरह से अप्रूफ है फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो तीनों है जो कि एक तरह से कार्बन के अप्रूफ हैं। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी। तो चलिए 54 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आगे समझते हैं निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं। तो ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ऑप्शन हो गया 55 का सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि 56 नंबर में है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों वो विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 56 का बी हो जाएगा। तो चलिए मैं 57 नंबर समझते हैं कि छोटी 57 में स्प्रिंटिंग है। चलिए 58 समझते हैं क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा 58 का। और अगला है इसमें 59 नंबर है कि पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है। तो पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो 60 नंबर समझ सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पे तितली में होता है। ऑप्शन 61 का डी हो जाएगा तितली में। यानी कि खुला परिवहन तंत्र जो बेसिकली दोस्तों होता है वो जो कीट प्रजाति के जो एक तरह से जो जीव होती हैं उसमें जो कि एक तरह से खुला परिवहन तंत्र होता है, जो कि तितली एक तरह से कीट प्रजाति के ही जीव हैं, तो इसमें जो कि एक तरह से खुला परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं 62 के बारे में, इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। तो पादप उत्सर्जित पदार्थ कौन नहीं है, टेनिन, रेजिन, लेटेक्स, स्टार्च। तो यहाँ पे डी हो गया। स्टार्च जो है दोस्तों वो पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 62 का। और 63 चलते चलिए समझते हैं दोस्तों, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें जो मौजूद है दोस्तों थायराइड ग्रंथि, यानी कि 63 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। तो फल पकाने में जो प्रयुक्त होता है दोस्तों वो एथिलीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 का सही। अगला है 65 नंबर की इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो दोस्तों रोग होता है वो मधुमेह रोग होता है। इस जो ऑप्शन 65 का बी में है मधुमेह, और मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ये सभी बीमारी जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। तो चलिए हमें 66 नंबर में है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की क्रिया कौन सी विधि से होती है। जो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन कौन सी विधि से होती है। तो ईस्ट में जो कि मुकुलन विधि से जो कि अलैंगिक जनन होती है। तो 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 67 में है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फेलोपियन नालिका में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेलोपियन नालिका, फेलोपियन ट्यूब में। 67 का आंसर डी हो जाएगा सही। 68 का है कि अनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं। तो अनुवंशिकता के पिता है मेंडल। अनुवंशिकता के पिता कौन है, तो मेंडल हैं। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो जीव मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों वो सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो 70 नंबर है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी। तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो कि डार्विन ने लिखी थी। तो चलिए आगे समझते हैं 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 71 समझते हैं। तो 71 में जो 200 क्वेश्चन है 71 में है निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो संवहन उत्तक कौन है इसमें, एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है जो कि बी और सी दोनों होगा, जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम दोनों जो कि एक तरह से संवहन उत्तक के उदाहरण है।
तो चलिए हम 72 नंबर समझते हैं कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है दोस्तों वो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा करता है, यानी 72 का आपका बी सही हो जाएगा। तो चलिए 73 नंबर समझते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो है यकृत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, लीवर जिसे बोलते हैं, यकृत को इंग्लिश में हम लीवर बोलते हैं। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया लीवर हो गया, यकृत हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 73 का। 74 नंबर समझते हैं कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है दोस्तों वो है 74 का ये हो जाएगा, यानी सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है दोस्तों शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए हम 75 नंबर समझते हैं कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है दोस्तों एक तरह से किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों एक तरह से पुरुष में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो है दोस्तों महिला में पाया जाता है। तो 75 में क्या हो गया आंसर डी सही। तो चलिए आगे समझते हैं 76 का, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, एक तरह से मस्ट भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए रक्त क्या है, तो रक्त क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो रक्त क्या है, रक्त है एक तरह से उत्तक। रक्त क्या है, उत्तक है। तो 77 का हो गया ए यानी उत्तक। तो 78 का है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया दोस्तों जोहानसन ने प्रस्तुत किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन। तो आगे समझते हैं दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो नर युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है दोस्तों वो हो जाएगा 23 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नर युग्मक है यानी कि दोस्तों युग्मक यानी कि समझिए कि दोस्तों मानव में जो कि दोस्तों गुणसूत्र की जो संख्या होता है टोटल वो 46 होते हैं, लेकिन एक तरह से जो और 46 और साथ ही साथ 23 जोड़ा होते हैं। तो यहाँ पे नर युग्मक दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो गुणसूत्र की जो संख्या होंगे दोस्तों वो 23 होंगे, यानी 79 का आंसर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 80 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चंस को हमने इससे वीडियो में कवर किया, जो कि साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्लास में दोस्तों इस साइंस के लिए लेकर साइंस का जो 80 क्वेश्चन लेकर आए हम इस वीडियो में, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे, जो कि एक ही वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग वीडियो बनाकर हम दोस्तों लाएंगे आपको एक तरह से जल्द ही। दोस्तों लगातार जो कि वीडियो आपको अब आएगा, कंटिन्यू आएगा वीडियो, जैसे कि साइंस से आएगा, सोशल साइंस से आएगा, जो कि 10th के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो कि हम वीडियो डालने वाले हैं दोस्तों अपने चैनल पर अभिजीत GS एक्सप्लोर सेंटर पर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगला वीडियो में दोस्तों हम लेके आएंगे सोशल साइंस और साइंस का और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसके साथ जय हिंद जय भारत।